पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, अध्याय 9 बूढ़े मास्टर याओ, आप टिके हुए हैं। अध्याय 9 याओ लाओ, रुको। युद्ध की हुई आधार निर्माण तकनीक में 2 साधना विधियां हैं। निष्क्रिय साधना विधि, इसे चलते, बैठते या लेटते समय स्वचालित रूप से अभ्यास किया जा सकता है। अवशोषित और परिष्कृत युद्ध की हुई श्वास तकनीक की तुलना में अधिक शुद्ध होती है और इसकी गति 50% बढ़ जाती है, जिससे युद्ध की हुई के मेरिडियन विस्तार और मेरिडियन फोजिंग प्रभाव बढ़ जाते हैं। सक्रिय साधना विधि, इसमें पालथी मारकर बैठना और हस्तमुद्राएं बनाना शामिल है। साधक इस साधना विधि को सक्रिय रूप से सक्रिय करता है और साधना की गति युद्ध की हुई श्वास तकनीक से दोगुनी होती है, जिससे युद्ध की हुई के मेरिडियन विस्तार और मेरिडियन फोजिंग प्रभाव और बढ़ जाते हैं। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। वो वास्तव में अपनी स्वर्ग विरोधी समझ का हकदार है, ये जानते हुए कि उसके शरीर के भीतर की युद्ध की हुई निगल ली जाने वाली है। वह स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। युद्ध की हुई श्वास तकनीक के साधना प्रभाव को मजबूत करना बेहद जरूरी था। इस समय वह ज्ञानी भ्रूण नहीं था जो साधना के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कुछ साधना ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कई वर्षों तक युद्ध की हुई श्वास तकनीक की साधना में खुद को समर्पित कर दिया था। साथ ही ये तकनीक उसने खुद ही बनाई थी। अन्य पहलुओं में मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अकेले डू की हुई की साधना में डूडी विशेषज्ञ भी जियाओ यान के अनुभव की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे डूडी विशेषज्ञ सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनके लिए जियाओ यान की तरह कई वर्षों तक खुद को लगभग पूरी तरह से डू की हुई साधना में समर्पित करना असंभव है। इसके अलावा डूडी विशेषज्ञों की समझ स्वाभाविक रूप से जियाओ यान से कमतर है, जिससे यह अंतर और भी बढ़ जाता है। अगर जियाओ यान की स्वर्ग विरोधी समझ की तुलना संख्यात्मक रूप से उन अद्वितीय विशेषज्ञों से की जाए, तो ये कम से कम एंजोर 1 स्तर की होगी, बिल्कुल सर्वोच्च स्तर की। हे डूजे अनुभव का समय आ गया है। याओ लाओ मुस्कुराया और जिस अस्थि ज्वाला वलय में वह स्थित था, उसमें से एक सफेद रोशनी चमक उठी, जिसने तुरंत ही जियाओ यान की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। डू ची के अचानक फूटने से जियाओ यान की भौहें तन गईं और डू ची आधार निर्माण तकनीक के अचानक ज्ञानोदय पर उसकी खुशी अचानक गायब हो गई। जियाओ यान ने अपनी हस्त मुद्राएं बदली और तुरंत डू ची आधार निर्माण तकनीक की साधना शुरू कर दी। एक पल में जियाओ यान के शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का एक विशाल भंडार उमड़ पड़ा और यह ऊर्जा लगातार सघन होती गई। ऐसी ऊर्जा 9वें स्तर के डूची वाले व्यक्ति के लिए भी डूजे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि जियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। उसका शरीर एकत्रित ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगल और परिष्कृत कर रहा था। शुद्ध डूची को अवशोषित करके याओ लाओ की गंभीर रूप से घायल आत्मा ने अंततः अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। जियाओ यान के शरीर में डूची के अटूट प्रवाह को महसूस करते हुए याओ लाओ की चोटें ठीक हो रही थी और उनकी हालत में काफी सुधार हुआ था। जियाओ यान में आए इस बदलाव से वह हैरान थे। उन्होंने जियाओ यान को लगभग बड़ा होते देखा था और उसकी असाधारण काया को जानते थे। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पीले रंग की तकनीक की साधना करके भी किसी संप्रदाय का महागुरु बन सकता है। डू ची महाद्वीप की तकनीकें आसमान से नहीं टपकी थी, वे सभी प्रतिभाशाली पूर्वजों द्वारा अपनी समझ से निर्मित की गई थी। जियाओ यान ऐसी क्षमताओं वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ यान की डूची को अवशोषित करने के मेरे कार्य ने उसके शरीर को और उत्तेजित कर दिया हो? डूची महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ कीमियागर होने के नाते याओ लाओ स्वाभाविक रूप से बहुत ज्ञानी थे। महाद्वीप पर मौजूद भयानक साधना कायाओं में से विपत्ति विष काया केवल विष सेवन के बाद ही सक्रिय हो सकती है। जियाओ यान का शरीर उस विपत्ति विष शरीर से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अब इसमें क्या परिवर्तन होंगे, यह अज्ञात है। याओ लाओ ने एक क्षण विचार किया, फिर जियाओ यान के शरीर में डूची के अवशोषण को तेज कर दिया। इस समय जियाओ यान के शरीर के चारों ओर एकत्रित तियान दे नेंग लियान स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा वास्तव में भयावह थी, यहाँ तक कि सामान्य डू अभ्यासियों द्वारा साधना तकनीकों के दौरान एकत्रित ऊर्जा से भी अधिक। डू ची वर्तमान में एक मेरिडियन विस्तार और मेरिडियन फोजिंग चरण में है।
जुटियान दे नेंगलियांग स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के अवशोषण की गति पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के आधार को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जो उन डू अभ्यासियों की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण है जो डूची भावरों को संघनित करते हैं और वास्तव में साधना तकनीकों की शुरुआत करते हैं। ज़ियाओयान की वर्तमान अवस्था व्यावहारिक रूप से किसी पीली श्रेणी तकनीक की साधना के समान है। अगर उसने अपने अवशोषण को तेज नहीं किया, तो याओ लाओ को सचमुच डर था कि ज़ियाओयान स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से अभिभूत हो जाएगा। डू ची के एक और बड़े उभार को खोते हुए देखकर ज़ियाओयान, जो अब अपनी नई साधना पद्धति से परिचित था, ने अपनी साधना की गति और भी बढ़ा दी। उसने अभी अभी डू ची आधार निर्माण तकनीक का अभ्यास पहली बार शुरू किया था और अभी पूरी तरह से निपुण नहीं हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी की अनगिनत ऊर्जाएं उमड़ पड़ी, एक ऐसी शक्ति जो डूजे की तारा स्तरीय उन्नति के बराबर थी। याओ लाओ चौंक गया और अपनी पूरी शक्ति से ऊर्जा को अवशोषित करने ही वाला था कि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ज़ियाओयान के शरीर में उमड़ रही ऊर्जा तेजी से शुद्ध डूची में परिष्कृत हो रही थी। ये डूची ज़ियाओयान की नाड़ियों में नहीं घुसी, बल्कि धीरे धीरे उनमें विलीन हो गई। उसकी नाड़ियों का विस्तार करने के बाद इसने ज़ियाओयान की हड्डियों को पोषण दिया और उसके मांस और कोशिकाओं को मजबूत किया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का ऐसा अवशोषण जुआन रैंक तकनीक की साधना कर रहे एक दूजे के लिए सामान्य होगा, लेकिन ये डुकुई साधना का सबसे शुद्ध रूप था। याओ लाओ की आत्मा के निरंतर अवशोषण के कारण ज़ियाओयान अपनी शक्ति में लगातार गिरावट महसूस कर सकता था। उसका डुकुई भावर लुप्त हो गया, उसे डुकुई के 9वें स्तर से 8वें स्तर पर, 7वें स्तर पर, 6ठे स्तर पर, और फिर रुक गया। बार बार परिष्कृत की गई डुकुई आधार निर्माण तकनीक को बनाए रखते हुए ज़ियाओयान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। केवल डुकुई के 6ठे स्तर पर याओ लाओ ने और अधिक अवशोषण क्यों नहीं किया? याओ लाओ ज़ियाओयान को डुकुई के 3रे स्तर तक अवशोषित करना चाहता था, लेकिन वह अब डुकुई महाद्वीप का कभी शक्तिशाली याओ जुनझे नहीं था, वह अब लगभग विलुप्त हो चुकी एक अवशिष्ट आत्मा थी। ज़ियाओयान के भयानक शरीर में स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा डुकी हुई थी, और उसने खुद को फिर से भरने के लिए भारी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी अवशोषित की। अगर वह अवशोषित करता रहा, तो बची हुई आत्मा का यह अंश उसे झेल नहीं पाएगा, उसे धीरे धीरे अवशोषित करना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो याओ लाओ ने बस बहुत ज्यादा खा लिया था और वह अभिभूत था। ज़ियाओयान उठा, आह भरी, और अपनी असफल सफलता पर पछतावा जताया। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद ज़ियाओयान चुपचाप आंगन से बाहर निकल गया। 4 साल की उम्र एक महत्वपूर्ण समय था, यह उसकी मेरिडियन को पोषित करने का समय था। रात काफी हो चुकी थी, और अगर ज़ियाओ परिवार के पास गुप्त रक्षक भी होते, तो भी ज़ियाओयान की शक्तिशाली आत्मिक अनुभूति उसे पहले ही पहचान लेती। आंगन से बाहर निकलते हुए अपने मुंह से घास का एक तिनका लापरवाही से लटकाए ज़ियाओयान शांत रास्ते पर इत्मीनान से टहल रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर आने लगा था, बस याओ लाओ का पूरी ताकत से प्रकट होना बाकी था। याओ लाओ ने डुक्यू को यूं ही अवशोषित नहीं किया था, यह न केवल उसे अपनी चोटों से उबरने में मदद करेगा, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति को भी उसके चरम पर पहुंचाएगा। उस समय, हालांकि याओ लाओ अभी भी एक आत्मिक शरीर होगा, उसकी शक्ति युनशान और रक्षक वू की तुलना में नगण्य होगी। इसके अलावा डुक्यू के मेरिडियन विस्तार और सुदृढ़ीकरण प्रभाव उसके शारीरिक गुणों को लगातार बढ़ाते रहेंगे, जिससे भविष्य में अजीबोगरीब लपटों का अवशोषण बहुत कम दर्दनाक हो जाएगा। रात में ठंडी हवा चली, और जियोयान को लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया है। वह थोड़ा रुका और खुद से बुदबुदाया, अगर मैं अपनी मेरिडियन को पोषित करने के लिए सिर्फ डुक्यू का उपयोग कर रहा हूँ, तो क्या यह मेरी स्वर्ग विरोधी समझ की बर्बादी नहीं होगी? अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, अध्याय 10, मेरिडियन का पोषण, बर्फ त्वचा और जेड हड्डी पोषण तकनीक का अचानक ज्ञान। अध्याय 10, मेरिडियनों का पोषण, बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक का अचानक ज्ञानोदय। ज़ियाओयान को धीरे धीरे लगने लगा था कि जल्दबाजी नहीं की जा सकती, इससे न सिर्फ मेरी स्वर्ग विरोधी समझ बेकार हो जाएगी, बल्कि मेरी छोटी पत्नी जुन एर के विकास में भी बाधा आएगी।
मुझे पहले इसका कोई अनुभव नहीं है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस पर मैं अभ्यास कर सकूं और खुद को इससे परिचित कर सकूं। किसी की मेरिडियनों का पोषण करने में मदद करने के बारे में सोचते हुए जियाओ यान मुड़ा और दूसरे आंगन की ओर चल पड़ा। जियाओ मेई का निवास। अब हालात बदल गए थे। जियाओ परिवार के ज्यादातर लोगों के मन में जियाओ यान अभी भी डूची के चौथे चरण में ही था। दानव पत्थर की पट्टिका से परीक्षण किए बिना उसकी डूची चरण की शक्ति का पता लगाना मुश्किल था। डूची आधार निर्माण तकनीक से, जिसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश थी, उसने याओ लाओ को ठीक कर दिया था और कुछ ही वर्षों में उसकी शक्ति वापस पा ली थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा फीकी पड़ने की संभावना नहीं थी। यह आम लोगों की कल्पनाओं से भी कहीं आगे निकल सकता है, जो जियाओ मेई जैसी शक्तिप्रेमी महिला के लिए बिल्कुल अप्रतिरोध्य था। कौन किसी पूर्णतः वफादार व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा, खासकर वह जो अब योगदान देने वाला हो। एक फुर्तीली बिल्ली की तरह जियाओ यान चुपके से जियाओ मेई के कमरे में घुस गया। मन चांदनी में उसकी उत्कृष्ट दृष्टि ने उसे बिस्तर पर करवट लेकर लेटी जियाओ मेई को देखने में मदद की। दुबली पतली और नाजुक, उसकी खूबसूरती से गढ़ी हुई त्वचा चांदनी में झिलमिला रही थी। उसने लाल चोली पहनी थी, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद कंधे दिख रहे थे। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर भी गुलाबी और कोमल थे, चार छोटे छोटे भाप से पके हुए बंस की तरह, जिन्हें कोई भी चुटकी लेने को ललचाए। सचमुच एक खूबसूरत महिला बनने की ओर अग्रसर है। जियाओ यान ने गहरी सांस लेते हुए और जियाओ मेई के जैद जैसे पैरों को धीरे से पकड़ते हुए सोचा। शुद्ध सफेद डूक्यूई का उपयोग करते हुए जियाओ यान ने सबसे बुनियादी तकनीकों से जियाओ मेई की हड्डियों और मेरिडियंस को धीरे से आराम पहुंचाना शुरू किया। ऊर्जा की गर्म कोमल धाराएं उसके शरीर में छोटे सांपों की तरह बह रही थी, और गहरी नींद में सो रही शाओ मेई को अविश्वसनीय रूप से आराम और सुकून महसूस हो रहा था। आपने डूक्यूई का उपयोग करके अपनी मेरिडियंस का विकास किया, और पोषण तकनीक का उपयोग करने के बाद आपको एक दिव्य अनुभूति हुई। आपने बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक को समझ लिया है। शुद्ध डूक्यूई और उत्कृष्ट डूक्यूई हेरफेर तकनीकों का उपयोग करके बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक एक युवा लड़की की हड्डियों और मेरिडियंस को मजबूत करने, उसकी योग्यता को बढ़ाने और उसके विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। नोट: यदि किसी युवा लड़के पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये तकनीक उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर देगी, जिससे वह एक नपुंसक व्यक्ति जैसा हो जाएगा। शाओ यान ने राहत की सांस ली। ये वास्तव में थका देने वाला था। अपनी छठी स्तरीय डूक्यूई शक्ति और डूक्यूई आधार निर्माण तकनीक के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के निरंतर अवशोषण के बावजूद वह अभी भी कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि प्रभाव महत्वपूर्ण थे। डूक्यू से पोषित जियाओ मेई के गाल पके सेब जैसे गुलाबी थे, उसके होंठ नाजुक गुलाबी पंखुड़ियों जैसे, उसे चूमने को मन कर रहा था। जियाओ मेई के माथे से पसीना पोंछते हुए जियाओ यान चुपचाप जियाओ मेई के कमरे से बाहर निकल गया, मानो वह कभी आया ही न हो। कुछ ही देर बाद जियाओ यान अपनी जुझारू भावना को पुनः प्राप्त करते हुए जियाओ यू के कमरे में पहुंचा। चूंकि जियाओ मेई को ऐसे लाभ मिले थे, जियाओ यान स्वाभाविक रूप से जियाओ यू को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने अभी अभी आई स्किन जेड बोन नरिशिंग तकनीक से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, और जियाओ यू के साथ इसका अभ्यास करना उसके लिए एकदम सही होगा। जियाओ यू बिस्तर पर लेटी थी, उसकी जेड जैसी टांगें लंबी और सुंदर, उत्तम चीनी मिट्टी की तरह। उसने सफेद मोजे पहने थे जो उसकी टांगों से बिल्कुल चिपके हुए थे, जिससे उसकी बेदाग सुंदरता झलक रही थी। उसकी खूबसूरत टांगें एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, मानो नाजुक तार किसी मधुर स्वप्न की सिम्फनी बजा रहे हों। उसकी गहरी आंखें उन आकर्षक पैरों पर टिक गईं, और जियो यान थोड़ा हैरान रह गया। पैरों की देवी जियो यू, आप हमेशा से इतनी उत्कृष्ट रही हैं, क्या यह इसलिए है क्योंकि आप मोजे पहनकर सोती हैं? जियो यान की असाधारण समझ के बावजूद वह इस मामले को समझ नहीं पाया। एक बार अनुभव प्राप्त करने के बाद जियो यान और भी निपुण हो गया। धीरे धीरे अपनी रुचि को प्रवाहित करते हुए जियो यान ने दोनों विधियों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस किया। बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक के बाद जियो यू की पहले से ही सफेद चमकदार त्वचा और भी अधिक चमकदार हो गई। यह विधि अधिक कोमल थी। प्रतीत होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, फिर भी जियो यू के शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन होने लगा था। एक क्षण बाद जियो यान की बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक के कोमल प्रभाव में जियो यू, जिसने पहले से ही डूची की साधना शुरू कर दी थी, धीरे धीरे उसे प्रसारित करने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाएं खींची चली आईं, और जियो यू के शरीर में बेतहाशा उमड़ने
लगी। जिस रुचि की उसने हाल ही में साधना की थी, वह स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। जल्द ही वह बाधा जिसे पार करने के लिए शाओ यू को कई और दिनों की साधना की आवश्यकता होती, उसकी स्तब्ध अवस्था में टूट गई। आधिकारिक तौर पर डूक्यूई के पहले चरण तक पहुंचते हुए ये बर्फ की खाल जेड हड्डी पोषण तकनीक वास्तव में अद्भुत है। तकनीक का 2 बार उपयोग करने के बाद शाओयान ने अपनी शिरोबिंदुओं और हड्डियों को पोषण देने में काफी अनुभव प्राप्त किया और उत्साहपूर्वक अपनी उपपत्नी जुनर के निवास की ओर चल पड़ा। शाओयान जानता था कि तकनीक को तुरंत समझने और उन्नत करने की उसकी क्षमता न केवल उसकी असाधारण समझ के कारण थी, बल्कि डूक्यूई की उसकी वर्षों की समर्पित साधना से भी निकटता से संबंधित थी। एक ही डूक्यूई साधना पद्धति के परिणामस्वरूप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रगति हुई। इसने योग्यता के महत्व को दर्शाया। सच्चे प्रतिभाशाली लोग डूक्यूई साधना पद्धतियों का उपयोग करके भी शक्तिशाली तकनीकों के बराबर भयानक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। चुपचाप सुन एर के कमरे में पहुंचकर जियाओयान ने वह सावधानी छोड़ दी जो उसने पिछली 2 बार एक लड़की के शयन कक्ष में घुसते समय दिखाई थी, और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अपने ही घर में हो, और बेपरवाही से बिस्तर के पास चला गया। जुन एर, जिसके पास असाधारण आत्मिक शक्ति भी थी, ने अपनी लंबी पलकें धीरे से झपकाईं। आगंतुक की पहचान का आभास होते ही उसकी आंखें, जो खुलने ही वाली थी, घबराहट से बंद हो गईं। ये भाई जियाओयान था। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा था? जुन एर ने नीले कमल के फूलों से कशीदाकारी की हुई एक सुंदर चोली पहनी थी। उसकी युवा सुंदरता पहले से ही स्पष्ट थी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि बड़ी होने पर वह कितनी अद्भुत रूप से सुंदर हो जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओयान ने उसके नाजुक सफेद पैर उठाए और उन्हें अपनी गोद में रख लिया। वह जियाओ मेई और जियाओ यू के साथ हमेशा सावधान रहता था, उन्हें जगाने और खुद को एक व्यभिचारी के रूप में बदनाम करने से डरता था। लेकिन अपनी छोटी पत्नी के साथ उसे कोई चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि वह अपने कार्यों को बड़ा चढ़ाकर भी बताता था। अगर जुन एर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गहरी नींद में सोती रही, तो भविष्य में वह उसके प्रति समर्पित कैसे रह पाएगी? दरअसल जियाओयान अपनी तकनीकों को निखारने के लिए जियाओ मेई और जियाओ यू पर प्रयोग कर रहा था। उसके पैरों के कोमल तलवे जरा से स्पर्श से पिघलते हुए प्रतीत हो रहे थे, हर एक पैर का अंगूठा जैद की तरह नाजुक, मानो किसी बारीकी से गढ़ी गई कलाकृति की तरह। एक्यू पॉइंट्स का पता लगाने के बाद जियाओयान की उंगलियों पर शुद्ध सफेद दूची उभर आई जब उसने आई स्किन जेड बोन नरिशिंग तकनीक को सक्रिय किया। जुन एर, जो आश्चर्य से लगभग हौंफने ही वाली थी, ने अपनी पिंडलियों में ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस किया। उसने तुरंत जियाओयान के उद्देश्य को समझ लिया, अपने मेरिडियंस को पोषित करना। जैसे जैसे ऊर्जा प्रवाहित हुई, जुन एर का तनावग्रस्त और सतर्क शरीर धीरे धीरे शिथिल होता गया, जिससे रुचि उसके मेरिडियंस में प्रवाहित होने लगी। अध्याय का अंत।